नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 82 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 82 का जो पहला क्वेश्चन है कि हु प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा या कौन करता है की जाती है। तो अगर बात करें राज्यसभा की अध्यक्षता की, तो ये जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की, तो यही जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस बात को आपने याद रखना है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो थे वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे जगदीप धनखड़। और अगर जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ये जो है वो 21 जुलाई को इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से जो है वो भारत की यहाँ क्या दिया, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। अब भारत का जो अनुच्छेद नंबर 66 है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हो। और जब से लेकर ये बैच हमारा शुरू हुआ है तब से लेकर आपको सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री मिलने वाली, अगर आप हमारी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो। और 499 आपकी प्रेजेंट टाइम की लाइव क्लासेस की फीस रहने वाली है। तो जुड़िए हमारे साथ अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से। 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात हो रही थी आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 की। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है वो किसकी बात करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। अच्छा, ये भी बता दिया कि भारत के उपराष्ट्रपति अभी अंतिम बार जिन्होंने इस्तीफा दिया वो कौन थे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। और अगर बात करें, अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष है। इस बात को आपने याद रखना है। तो आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, इस बात को आपने याद रखना है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति है। और अगर बात करें उपराष्ट्रपति को शपथ की बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और अगर बात करें त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, राष्ट्रपति यहाँ पे त्यागपत्र देंगे, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, और त्यागपत्र भी जो उपराष्ट्रपति देगा वो किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। तो दोनों चीज़ें, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति दिला रहा है और आपकी शपथ भी भारत के उपराष्ट्रपति को कौन दिला रहा है? भारत का राष्ट्रपति दिला रहा है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। आप सभी लोग जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से। राष्ट्रपति के बारे में आगे पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन उससे पहले भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और संथाल जनजाति से आती है। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरे बार लगातार बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री। और भारत के जो स्पीकर है लोकसभा के वो कौन है? तो वो है आपके ओम बिरला। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। अगर बात करें जो किसी राज्य का एक सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, तो वो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या होता है? आपका उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। और अगर इनकी बात करें तो ये हिमाचल के मुख्यमंत्री है और ये यहाँ पे हिमाचल की विधानसभा के लिए उत्तरदायी होंगे। तो हिमाचल में 68 विधानसभा की सीटें हैं, कुल सीटें आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें 68 में से 20 सीटें आरक्षित है। आरक्षित बोले तो रिजर्व है, जिसमें से एससी के लिए 17 है और एसटी के लिए 3 सीट है। तो एसटी के लिए 3 और एससी के लिए 17। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जिला वाइज। तो सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा की किस जिले में है? तो कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 15 है। अच्छा, कांगड़ा में 15 है। वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका मंडी में कितना है? तो दूसरी सर्वाधिक नंबर पे जो हिमाचल में सीटें हैं, मंडी में 10 है, आप सभी लोग जानते हैं।
मंडी में 10 है। इसके अलावा शिमला, शिमला जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, शिमला में आपका 8 है। अच्छा, शिमला में 8 है। 5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे 5-5 सीटें, सिरमौर, सोलन, ऊना, चंबा और आपका हमीरपुर। तो हमीरपुर हो गया, चंबा हो गया, ऊना हो गया, सिरमौर हो गया और सोलन हो गया। यहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 5-5 सीटें हैं। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार विधानसभा की 4-4 सीटें कहाँ पर है? तो बिलासपुर और कुल्लू में हिमाचल प्रदेश के 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे 4-4 सीटें हैं किसकी? विधानसभा की। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें किन्नौर और आपका लाहौल स्पीति की, तो यहाँ पे विधानसभा की जो है वो 1-1 सीट है। तो हर एक ज़िले को हमने बहुत ही डिटेल से देख लिया है कि कहाँ पे कितने कितने। तो बिलासपुर और कुल्लू में 4-4 है, सिरमौर और आपका सोलन हो गया, ऊना हो गया, चंबा और हमीरपुर में 5-5 है। अच्छा, एसटी की 3 सीटें हैं। तो आपका जो लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा, यहाँ पर एसटी की 1-1 सीट है। इस बात को आपने याद रखना है। और हिमाचल की विधानसभा में महिलाओं की कितनी संख्या है? तो महिलाओं की 3 यहाँ पे संख्या है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? तो आपका 403 सीटें विधानसभा की जो है वो यूपी में है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर बात करें आपका दूसरे नंबर पे सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं। इस बात को आपने याद रखना है कि 294 पश्चिम बंगाल में है। और अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितनी है? 288 है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे कम कहाँ पे है? तो सिक्किम में सबसे कम है। कितनी सीटें हैं? तो 32 सीटें आपकी सिक्किम में है। गोवा की बात करें, गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं। उसी प्रकार कुछ पड़ोसी राज्यों की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका अच्छा, गोवा में 40 है। इसके अलावा एक मिजोरम में भी कभी कभार पूछा जाता है। तो गोवा और मिजोरम में सेम है, दोनों में 40-40 है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपका दिल्ली, दिल्ली में है भाई कितनी आपकी? बहुत बड़ा आसान है, दिल्ली में है 70। दिल्ली में भी 70 है और उत्तराखंड में भी कितनी है? 70 है। इस बात को आपने याद रखना है। उत्तराखंड में 70 है, दिल्ली में 70 है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है। और आपके उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री जो अभी पीछे हाल फिलहाल में बने थे, वो बने थे पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, बात करिए आपके हरियाणा, हरियाणा में भी चुनाव हुए थे। वहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। इस बात को आपने याद रखना है। और नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। इस बात को भी आपने याद रखना है। और अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। और पंजाब में जो है वो कितनी सीटें है? तो पंजाब में विधानसभा की 117 के आसपास सीटें हैं। इस बात को आपने याद रखना है। हरियाणा में आपकी 90 सीटें हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। आपातकाल की बात की गई, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अभी कैसे कैसे 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। देखिए, आपको हर एक बात को बहुत डिटेल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सुनते जाना है। तो भारत का जो संविधान है, यहाँ पर 3 प्रकार की इमरजेंसी, 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। दूसरा है आपका, तो पहला नेशनल इमरजेंसी है। दूसरा आपका स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट बोले तो राज्य आपातकाल। और तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, आपका बोले तो वित्तीय आपातकाल। हर एक इमरजेंसी की हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। अच्छा, बात करते हैं इमरजेंसी की। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। उसी प्रकार आपका जो दूसरा है वो है आपका स्टेट इमरजेंसी। तो आर्टिकल नंबर 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल की बात की गई है। और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद नंबर 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, वित्तीय आपातकाल की बात करता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी भारतीय संविधान में है। और भारतीय संविधान में जो आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी की जो है वो वाइमर संविधान जो है वहाँ से ली गई है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जो कि आपके आपातकाल की बात करता है? तो भाग नंबर 18, भाग नंबर 18 जो है वो क्या करता है? आपकी आपातकाल की बात करता है। क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि भारत में कितने बार आपका नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। तो याद रखना, एक बार लगा है आपका 1962 में, जब भारत चीन युद्ध होता है भारत की भारी सुरक्षा को लेकर, ताकि
आक्रमण ना हो। एक बार लगा है 1971 में इमरजेंसी लगी थी जब पाकिस्तान के साथ भारत का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और एक बार लगी थी आपकी 1975 में जब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को क्या लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी। अब बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में जो है वो कितने बार वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। तो वित्तीय आपातकाल जो है वो भारत में एक बार भी नहीं लगा है, 0 बार। आपको याद रखना है कि वित्तीय आपातकाल भारत में कभी लगा ही नहीं, है ना। राष्ट्रपति शासन जो राज्य आपातकाल है वो तो बहुत बार लग चुका है, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 बार लगी है। 3 इमरजेंसियाँ टोटल है और पहली जो नेशनल इमरजेंसी है वो भी 3 ही बार लगी है। इस बात को आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम। भारत में योजनाओं का जो उद्देश्य आता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो भारत में जो है वो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है वो क्या आता है आपका, क्या आता है आपका, योजनाओं का उद्देश्य आता है। अच्छा, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। और दूसरी बात, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी की बात करता है भारतीय संविधान में। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी जो है वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए। तो ये लिए गए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड देश के संविधान से। ये बात आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डीपीएसपी को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका समाजवादी सिद्धांत, जिसको आप बोलते हैं सोशलिटिक प्रिंसिपल। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल। और तीसरा है आपका उदारवादी सिद्धांत। तो सोशलिटिक प्रिंसिपल में आपका जो आता है वो आता है आपका, जैसे कि आर्टिकल नंबर 38 हो गया, 39 हो गया, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और जैसे कि आपका गांधीयन प्रिंसिपल है, तो गांधीयन प्रिंसिपल के तहत आएगा आपका अनुच्छेद नंबर 40, जिसमें बोला गया है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों की गठन की बात किस में की गई है, तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद नंबर 40 करता है। और दूसरी बात आपको याद रखना है, अनुसूची नंबर 11 ग्राम पंचायतों की गठन की बात करती है और भाग नंबर 9 पंचायतों की बात करती है। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपका आर्टिकल नंबर 44 ये बात करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान नागरिक संहिता की, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आती है। आपका आर्टिकल नंबर 45 बोलता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देगा राज्य। ये बात आर्टिकल नंबर 45 की, जितने भी 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको जो है वो क्या है, निःशुल्क शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। ये आर्टिकल नंबर क्या बोलता है आपका, 45 बोलता है। उसी प्रकार आपका आर्टिकल नंबर 48 वो बात करता है कृषि एवं पशुपालन के संगठन की। और अगर बात करें 48 के ए की, तो 48 का जो ए है वो पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है, पर्यावरण के संरक्षण की। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार आते हैं आपके 12 से 35 और इन्हीं को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार है, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात करें मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूएसए देश के संविधान से लिए गए हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, मौलिक कर्तव्य की, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, इसी के तहत जो है वो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों की, 11 मौलिक कर्तव्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य, तो रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बहुत डिटेल्स इसके बारे में आपको करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई। तो प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है वो 1955 में होती है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में एस्टेब्लिश्ड होता है और ये स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1955 से लेकर आज तक, वर्तमान तक 23 विधि आयोग गठित हो चुके हैं। अगर विधि आयोग की बात करें तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो विधि आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। इस बात को आपने याद रखना। और 23वां जो विधि आयोग है वो कब गठित हुआ है, तो 23वां विधि आयोग जो है वो आपका 1 सितंबर 2024 को जो है यहाँ पे क्या हो गया था, आपका गठित हो गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी।
तो दिनेश माहेश्वरी नाम आपको याद रखना है। और विधि आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है, इस बात को भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। और विधि आयोग की जो पहले अध्यक्ष थे वो थे श्री MC सीतलवाड़। तो MC सीतलवाड़ क्या थे? पहले अध्यक्ष के रूप में भारत के विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़, इस बात को आपने याद रखना है। विधि आयोग के साथ साथ आपको योजना आयोग भी याद रखना है। योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को, और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में बदल कर अब क्या कर दिया गया है, तो बोलेंगे नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भारत की प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इस बात को भी आपने याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? क्या ये क्वेश्चन अच्छा है? जी बिल्कुल, बहुत बेहतर क्वेश्चन है कि जो आपका वित्त आयोग होता है उसका गठन कितने सालों के लिए होगा। तो वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का जो गठन है वो 5 साल के लिए किया जाता है। जब 5 साल के लिए किया जाता है तो आर्टिकल नंबर भारतीय संविधान का 280 अनुच्छेद नंबर 280 जो है वो किसके बारे में बात करता है? वित्त आयोग के गठन के बारे में बात करता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग काम कर रहा है। तो भारत में वर्तमान में जो है वो 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है, और 16वें वित्त आयोग की जो स्थापना है वो 31 दिसंबर 2023 कब हुई थी? 31 दिसंबर 2023 को आपकी 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता आपका क्या होती है? गठन होता है। और इसके अध्यक्ष जो है वो नीति आयोग के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे थे, वर्तमान में क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जो है वो आपकी कौन है? उपाध्यक्ष है आपके किसके? आपके अध्यक्ष है, सॉरी, किसके? वित्त आयोग के। इसमें वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है और 4 उपाध्यक्ष होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो हर एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात यहाँ से परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो वित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की बात करता है? तो 16वें वित्त आयोग की जो स्थापना है ये भी आपको याद रखनी 31 दिसंबर 2023 को की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत आसानी वाला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, अगर उस पर महाभियोग लगाना है तो कैसे लगाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर आर्टिकल नंबर 61 के तहत संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। अच्छा, संसद कैसे इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लगा सकती है? और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में USA देश के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को महाभियोग, इम्पीचमेंट कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। आपको पता होना चाहिए कब कभी लगाई जा सकती है। संसद ऐसे लगा सकती है, या तो मान लो कि राष्ट्रपति किसी विदेशी के प्रभाव में आ रहा हो तो भी लगा सकते हैं, या फिर वो संविधान का क्या कर रहा हो? अतिक्रमण कर रहा हो, मतलब कि संविधान का क्या है जो है वो छेड़खानी कर रहा हो उसके साथ, तो भी जो है राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है। कहीं से भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो कितने दिन पहले उसको सूचित करना होगा, तो बोलेंगे उसको 14 दिन पहले लिखित रूप से सूचित करना होगा। और लिखित रूप से भी कैसे? मतलब कि लिखित रूप से सूचित करने से पहले, मतलब उस पे जिसमें उसको लिखित रूप से सूचित करना है उस पत्र पे 25% लोग, मतलब 1/4 लोगों के संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा से शुरू करना चाहते चाहे राज्यसभा से उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहते, आपको क्या होना चाहिए? 1/4 क्या होना चाहिए? आपका शक्ति होनी चाहिए, 1/4 आपके पास बहुमत होनी चाहिए, मतलब 25% लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि भैया इनको राष्ट्रपति के पद से हटाना है। 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कितने मेजोरिटी होनी चाहिए? 1/4 होनी चाहिए। फिर अगर वो उसके बाद भी ना सुने तो उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का एक तरीका है कि उस सदन जो आपका उसके बाद वो सदन में जो है वो क्या हो जाएगा? प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव पारित होगा तो वहाँ पे पहले सदन में जहाँ से प्रस्ताव को भेजा था वहाँ पे 2/3 लोगों की हाँ होनी चाहिए, मतलब कि 67% लोग बोलने चाहिए इसको निकाल दो। मान लो राज्यसभा में राष्ट्रपति को हटाने के लिए बोला कि हटा दो, तो 2/3 लोगों की यहाँ पे हाँ होनी चाहिए और 67% लोगों की यस होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ तो 2/3 का मतलब यही होगा। और अगर
बात करें इतने ही मेजोरिटी के साथ 2/3 के साथ ये लोकसभा में भी पास होना चाहिए। तो पहले लिखित रूप में सूचना देंगे 14 दिन पहले, और फिर कितने उस टाइम भी 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि इस व्यक्ति को अपने पद से हटना चाहिए। अगर राष्ट्रपति फिर भी ना हटे तो फिर सदन में प्रस्ताव पास होंगे। कहाँ पे? संसद के सदन में, पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, कहीं भी हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। और बहुमत कितनी होनी चाहिए दोनों में? 2/3, 2/3। उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल नंबर 261 के तहत इसकी बात की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। कहाँ से ली गई है ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, भारत में आज तक कितने राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया गया है? तो एक भी राष्ट्रपति भारत का ऐसा नहीं है जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है उसको उसके पद से हटाने के लिए। और भारत का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 52 से 61 तक जो है वो बात की जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार आपका अनुच्छेद नंबर 54 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है। फिर आपका मैनर ऑफ इलेक्शन, चुनाव की रीति, वोट कैसे छोड़े जाएंगे, तो राष्ट्रपति के चुनाव की रीति आर्टिकल नंबर 55। और राष्ट्रपति के जो चुनाव की रीति होती है वो होती है एकल संक्रमण मत पद्धति। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसे ईवीएम में यहाँ पे फोटो दे दिया, लगा दिया जी, हाथ पे निशान या कमल पे निशान, कांग्रेस और बीजेपी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एकल जो संक्रमण पद्धति होती है यहाँ पर पसंद हिसाब वोट छोड़े जाते हैं। मान लो ए, बी और सी 3 लोग खड़े हैं, तो पहले ए को छोड़ा, मेरी दूसरी पसंद ए थी, दूसरी पसंद सी थी। फिर एक व्यक्ति ने बोला कि तीसरी पसंद मेरी सी है। फिर एक व्यक्ति और है, उसने बोला मेरी पहली पसंद बी है, दूसरी पसंद क्या है, ए है, और तीसरी पसंद आपका सी है। फिर तीसरा व्यक्ति है, उसने बोला कि यहाँ पे मेरी जो पहली पसंद है वो ए है, दूसरी पसंद मेरी क्या है, आपका जो क्या है, बी है, और तीसरी पसंद मेरी सी है। तो यहाँ पे जो जीतेगा वो जीतेगा जिसका नंबर 1 ज़्यादा आ रहा है। तो मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पे वोट छोड़ा जा सकता है। और राष्ट्रपति का चुनाव है वो वीबी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके समय राष्ट्रपति का चुनाव टाई हुआ था। इस बात को भी आपने याद रखना है। ये नॉलेजेबल चीज़ें हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट कौन कौन छोड़ता है, तो लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य। किन को छोड़कर? राज्यसभा के वो सारे सदस्य छोड़ेंगे, सिर्फ 12 सदस्यों को छोड़कर जिनका चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होने वाली है। इस बात को मित्रों आपने याद रखना है। तो ये बात आप याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य 12 को छोड़कर जो राष्ट्रपति चुनेगा, और सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, ठीक है, विधान परिषद की नहीं, सिर्फ विधानसभा की परिषद। और जो केंद्र शासित प्रदेश के राज्य है वहाँ के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट छोड़ते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।